हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आप सबकी बहुत डिमांड थी, कमेंट्स आते थे कि वीकली करंट अफेयर्स भी मिलना चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था आपके लिए हमने कर दी है। अंकित है हमारे साथ और ये आपको एवरी संडे को सुबह 7 बजे ये वीडियो देंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि एक हफ्ते का टोटल करंट अफेयर्स होगा और जो डेली का करंट अफेयर्स है वो वैसे ही चलता रहेगा, मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे और संडे को 7 बजे सुबह अंकित आपको वीडियो देंगे वीकली करंट अफेयर्स का। डेली तो मैं देता ही हूँ आपको, ओके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, तो उसी वजह से ये पूरा तैयार किया गया है। तो अब अंकित से कहते हैं, आइए अब आप संभालिए वीकली करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं। मतलब पूरे वीक में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा उसको यहाँ पर हम रिवीजन के माध्यम से दोबारा रिवाइज करेंगे। अब आप कहेंगे ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है तो हम क्यों पढ़ें, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर नया ये मिलेगा कि आपको अगर कोई स्टेट आपने पढ़ा, आपने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी होगी, यहाँ पर मिल जाएगी। आपको नेशनल गेम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मतलब खेल के बारे में आपने पढ़ा, तो पिछले मंथ में जो भी आपने खेल से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेशन संबंधित जो करंट अफेयर होगा वो आपको यहाँ पर पिछले मंथ का मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर वीकली करंट अफेयर की एक वीक का करंट अफेयर, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको पिछले मंथ का भी करंट अफेयर साथ साथ रिवाइज कराता हुआ मैं चलूँगा। और जो नहीं रेगुलर करंट अफेयर फॉलो कर पा रहे हैं वो तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट दुगना होगा। पूरे मंथ का, पिछले मंथ का करंट अफेयर भी रिवाइज होगा और इस वीक का करंट अफेयर भी वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम का उद्घाटन भारत के किस स्टेडियम में किया? तो भारत में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही एक स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहीं पर यह उद्घाटन हुआ है। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात में उपस्थित है। याद रखिएगा, ये जो उद्घाटन है ये 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और जो ये गेम है इसका समापन होगा 12 अक्टूबर को। उद्घाटन की तस्वीर आप देख सकते हैं, 12 अक्टूबर को ये इसका समापन हो जाएगा, मतलब ये गेम खत्म हो जाएगा। इस गेम की बात करें तो ये गेम 2015 में ऑर्गेनाइज कराया गया था लास्ट टाइम, मतलब केरल में ऑर्गेनाइज कराया गया, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर इस गेम की बात करें, राष्ट्रीय गेम की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ये जो गेम है, राष्ट्रीय खेल है, पहली बार आज़ाद भारत में, अगर बात की जाए आज़ाद भारत से पहले स्टार्ट हुआ था, लाहौर में इसको पहले ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर आपके लिए खेल से संबंधित एक करंट अफेयर का पूरा पैकेज लेकर आया हूं। यह पिछले मंथ का पूरा करंट अफेयर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनील छेत्री कौन है? ये फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी। याद रखिएगा, दुनिया में इनका नाम बोलता है क्योंकि एक्टिव प्लेयर्स में ये तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं। पहले और दूसरे पर कौन है? वही जो आप सोच रहे हैं, रोनाल्डो, और दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी, तीसरे पर सुनील छेत्री। एक्टिव प्लेयर्स का मतलब वो प्लेयर्स जो इस समय पर खेल रहे हैं। वैसे तो ये 5वें नंबर पर हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं उनकी बात यहां पर मैं कर रहा हूं। ठीक, आगे बात करें तो अब सुनील छेत्री जी कैप्टन हैं कहां के? बेंगलुरु एफसी के। बेंगलुरु एफसी के लिए कैप्टनसी कर रहे थे। डुरंड कप में इन्होंने मुंबई सिटी एफसी को हरा दिया और पहली बार बेंगलुरु एफसी को इन्होंने ये खिताब जितवाया है। डुरंड कप याद रखिएगा, फुटबॉल का बहुत पुराना कप है, ठीक है, एक टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रणव आनंद भारत में ग्रैंड स्लैम, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनते हैं। अब ग्रैंड मास्टर में पहले ग्रैंड मास्टर हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। और ये कौन है? 76 नंबर के, 76वें नंबर के बने हैं प्रणव आनंद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रोजर फेडरर से रिलेटेड। रोजर फेडरर जी ने संन्यास की घोषणा कर दी। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर इनकी बात करें तो टेनिस में होता है ग्रैंड स्लैम।
अब ग्रैंड स्लैम में इन्होंने टोटल अभी तक अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं। संन्यास के समय पर इनके प्रतिद्वंदियों ने भी आंसू बहाए थे, मतलब इतने महान प्लेयर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिक्किम से। सिक्किम में रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराई गई, पहली बार रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज नहीं कराई गई, सिर्फ 3 मैचेस खेले गए। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी की है सिक्किम ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया कप से रिलेटेड। एशिया कप में भारत का परफॉर्मेंस इतना ठीक नहीं रहा, जीती नहीं, लेकिन श्रीलंका जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उनकी टीम ने यहां पर जीत दर्ज की है। पाकिस्तान यहां पर हार गया है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान यहां पर 23 रनों से हारा है। कितने? 23 रनों से, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूएस ओपन हुआ। आपको मालूम होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें से अंतिम ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन। यूएस ओपन 2022 का जो हुआ, उसमें पुरुषों में जीत दर्ज की है सी अल्कराज गार्फिया ने, और महिलाओं में बात करें तो आई स्वितक, इन्होंने जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36वें नेशनल गेम्स, जिसकी अभी हमने चर्चा की। 36वें नेशनल गेम का शुभंकर मस्कट का नाम बताइए। अब आंसर होगा यहां पर क्या? सावज। क्या नाम है? सावज। आपको बता दूं, गुजरात में इस शब्द का अर्थ होता है क्या? शेर। याद रखिएगा, आप यहां पर इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करें तो जो नेशनल गेम हुआ है, गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया, इसका गान क्या था? एंथम क्या था? तो आंसर होगा जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इसका गान था, या फिर एंथम आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए गुजरात की यहां पर बात हुई है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हैं, ये रहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, ये भूपेंद्र भाई पटेल इनका नाम है। और पीछे आप सावज को देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते ही होंगे। यहां के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहां के गवर्नर हैं। राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने जगह ली है वेणुगोपाल साहब की। इनका नाम है आर वेंकटरमनी। क्या नाम है? आर वेंकटरमनी, जो कि वेणुगोपाल जी की जगह लेकर उनके पद को इन्होंने धारण किया है। आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल पद इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके लिए हमारे जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल दिया गया है, पूरे पद के बारे में विवरण वहां पर है। कौन सा आर्टिकल है? 76 नंबर का आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल जो इस समय पर बने हैं, आपको बता दूं, जो वेंकटरमनी जी हैं, ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं। वेणुगोपाल जी की जगह लेंगे, आपको ये बात क्लियर ही होगी। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बेसिक नॉलेज है। अब ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपने किसका पढ़ा है? नियुक्ति से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अब यहां पर आप अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस बनेंगे, मतलब 2nd नंबर के अनिल चौहान जी सीडीएस बनेंगे। सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा, चीफ डिफेंस स्टाफ इसकी फुल फॉर्म है। ये 2nd सीडीएस बन रहे हैं। इनसे पहले विपिन रावत जी सीडीएस थे पहले, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एम श्रीनिवास जी दिल्ली में एम्स है, उसके नए डायरेक्टर बने हैं, गुलेरिया साहब की इन्होंने जगह ली है। अगला क्वेश्चन दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। पहले ये प्लेयर थे, अब ये अध्यक्ष बन चुके हैं, दिलीप तिर्की जी। अगला क्वेश्चन आईसीएमआर में राजीव बहल जी अब नए महानिदेशक बन जाएंगे, याद रखिएगा, आईसीएमआर में राजीव बहल जी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर सुएला ब्रेवरमैन, कौन है? सुएला ब्रेवरमैन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत से बिलोंग करती हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं, और ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी है। आपको बता दूं, ब्रिटेन में गृह मंत्री का पद नहीं होता, सिर्फ सिंपल भाषा में मैंने लिखा हुआ है, वहां पे होम सेक्रेटरी कहते हैं। अब ये सुएला ब्रेवरमैन बनी है, याद रखिएगा, भारतीय
मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव जो है उत्पल कुमार सिंह, कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये संसद टीवी के अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? तो आपको बता दूं, ये वो योजना है जिसमें गरीबों को एक्स्ट्रा अनाज मिलता है। ये कोरोना वायरस के समय, जब कोरोना वायरस चरम पर था, उस समय पर स्टार्ट की गई थी और अब इसका विस्तार दोबारा से कर दिया गया, क्योंकि 30 सितंबर 2022 को ये खत्म हो रही थी। मतलब इनका जो विस्तार था वो खत्म हो रहा था। तो कब तक ये आगे तक विस्तार की गई है? आंसर है दिसंबर 2022 तक इसका विस्तार किया गया है। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि त्योहारों का मौसम है और उसमें गरीबों के लिए ज्यादा अनाज की खपत होगी, इसीलिए हम इसका विस्तार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा ये क्यों इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली में रेलवेज के एग्जाम चले, वहां पर यह क्वेश्चन आपको दिखा होगा, क्योंकि 30 सितंबर 2022 वाला क्वेश्चन आया था, एक शिफ्ट में हमने यहां कराया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर हमने पढ़ा है किसका, ये लॉन्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब लॉन्च संबंधित क्वेश्चन है, मतलब जिन्होंने लॉन्च किया, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने, उसको यहां पर रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण जी, कौन है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, ध्यान रखिएगा। भारत विद्या, क्या भारत विद्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आध्यात्म तरीके की, जैसे मान लीजिए महाभारत की जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, रामायण की, महावीर जी की जो कथाएं हैं, उनको यहाँ पर एकत्र करके कोर्स बनाया गया है। और या तो फ्री पढ़ लीजिए, अगर आप फ्री नहीं पढ़ना चाहते, पेड पढ़ना चाहते हैं, पेड कोर्सेज के रूप में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, कौन है ये? शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने स्केल नाम की ऐप को लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? तो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए जो मतलब लोग हैं, उनकी कौशल को बढ़ाने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड। नरेंद्र मोदी जी, जो कि आपको पता है 70 साल बाद भारत में चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया। अब 70 साल बाद ऐसा किया गया है, कहां पर इंट्रोड्यूस किया? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर इंट्रोड्यूस करवा के आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जी, कौन है ये? भारत की 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सितंबर 2022 को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? राजेंद्र कुमार। कौन? राजेंद्र कुमार। याद रखिएगा, राजेंद्र कुमार की बात करें तो ये तमिलनाडु कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं। और अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, तो 1952 में इसे स्थापित किया गया था। ये आप राजेंद्र कुमार जी को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे कब हमने ऑब्जर्व किया है? ये जो डे है ना, इस साल बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा और इस बार बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। रीजन क्या है? इस डे के समय पर जो हमारे इस समय पर सुप्रीम कोर्ट है, उनकी एक बेंच ने केस सुना था, जिसमें महिलाओं के समान जो उनका राइट है उसको देने के लिए केस हुआ, जिसमें हर महिला को ये अलाउ किया गया कि आप 24 वीक तक अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। पहले नहीं था। पहले जो विदाउट शादी, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, उनको 20 वीक तक का अलाउ था, 20 वीक तक का अलाउ था। लेकिन अब 24 वीक तक का सभी को अलाउ कर दिया गया है। इसीलिए जो गर्भपात से रिलेटेड जो डे है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर, 28 सितंबर को इसे हमने ऑब्जर्व किया। इस डे को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे।
और आपको बता दूं इसमें क्या किया जाता है, जो सुरक्षित गर्भपात है ना, उससे रिलेटेड जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। भारत की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है गर्भपात से रिलेटेड, लेकिन अब कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले, पहले तो बहुत खराब थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद हो गया होगा, क्योंकि काफी बात मैंने इसकी कर ली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया? अब ये अवार्ड आप ध्यान रखिएगा 2020 के लिए दिया गया है, 2022 चल रहा है ये, है ना। तो 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस एक्ट्रेस को मिला है? तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है आशा पारेख। क्या नाम है? आशा पारेख। याद रखिएगा, आशा पारेख से पहले ये तो आशा पारेख जी को मिला कौन से नंबर का? तो 52 नंबर का मिला है, 52वें नंबर का मिला है। याद रखिएगा, आपको बता दूं ये जो अवार्ड है, राष्ट्रपति जी ने इनको ये अवार्ड 30 सितंबर 2022 को दिया। और ये अवार्ड कहां दिया? तो नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे थे, वहीं पर यह अवार्ड इनको दिया गया है। कौन से नंबर का है? तो मैंने आपको बता दिया 52 नंबर का है। कौन से नंबर का? 52 नंबर का। ध्यान देंगे, ये आप देख सकते हैं इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। इनसे पहले किसको मिला था? तो पहले मिला था रजनीकांत जी को। ये पूरी लिस्ट लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। 2019 के लिए मिला रजनीकांत जी को 51वें नंबर का। अमिताभ बच्चन जी को 50वें नंबर का 2018 में मिला था। पहला अवार्ड किसको मिला? तो 1969 में मिला था देविका रानी जी को। ध्यान देंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम यहां पे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को तो रिवाइज कर लें, जरूरी है। तो इनको रिवाइज करते हैं, जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन वही है, सुएला ब्रेवरमैन। याद है कौन है ये यूके की होम मिनिस्टर पद के बराबर पद में बैठी हुई हैं। याद रखिएगा, सुएला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी हैं। सुएला ब्रेवरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड मिला है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत से बिलोंग करती हैं, प्लस इनको पद भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया बाहर से। बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस मिल रही है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? केरल में है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 का मिला है। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, पहले भी इनको अवार्ड ये मिल चुका है, दोबारा से इनको 2022 के लिए अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, आलिया भट्ट बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं अपनी एक्टिंग प्लस अपने स्टेटमेंट के लिए। तो आलिया भट्ट को प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन एक छोटी सी रीजनल फिल्म है, गुजरात की फिल्म है छेल्लो शो। इसको छेल्लो शो को भारत ने ऑस्कर में 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेज दिया। बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर याद रखेंगे, आपसे 100% पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वाति पिरामल। देख सकते हैं, स्वाति पिरामल को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह भी बहुत बड़ा सम्मान है और स्वाति पिरामल जी को मिला, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? असगर वजाहत। कौन है? हिंदी के लेखक हैं। असगर वजाहत जी की बात की जाए तो इनको 31वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे अवार्ड जो मैंने आपको बताए हैं, आपके किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से दिखेंगे, और ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वही जो 30 सितंबर को हुए थे, जिसमें आशा पारेख जी को अवार्ड दिया गया, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, उसी फंक्शन में 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर की बात की जा रही है। आंसर होगा क्या? सूर्या और अजय देवगन। सूर्या और अजय देवगन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आपको दिखेगा। तो सूर्या और अजय देवगन को यह अवार्ड मिला। ये है सूर्या और ये है अजय देवगन, दोनों को आप जानते होंगे। सूर्या अजय देवगन को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, मैंने आपको बताया 30 सितंबर को जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी, वहीं पर इन दोनों को सम्मानित किया है।
यहां पर आप इन दोनों को देख सकते हैं। ये एक फिल्म है, कौन सी? सोरराई पोट्रू। कौन सी? सोरराई पोट्रू। इस फिल्म में इन दोनों ने एक्टिंग की है, दोनों को। इनको तो मिल गया बेस्ट एक्टर का। अब अगले क्वेश्चन में इनकी बात करेंगे। इनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, याद रखिएगा। और अजय देवगन जी की बात करें तो उनको भी अवार्ड मिला है, उनके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? जो आपको मैंने महिला भी दिखाई थी थोड़े टाइम पहले फोटो में, उन्हीं को। कौन? अपर्णा बाल मुरली। याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है इन्होंने इस फिल्म में। किसमें? सोराई पोट्रू में, याद रखिएगा। और सूर्या को भी इसमें अवार्ड मिला। तो बढ़िया फिल्म थी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सोराई पोट्रू। याद रखिएगा, सोराई पोट्रू। इनके बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इन्हीं की फिल्म के अभिनेता को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हीं के फिल्म की अभिनेत्री को मिला। ध्यान रखिएगा, वो फिल्म कौन सी है? सोराई पोट्रू। याद रखिएगा, ये दोनों जो हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, दोनों को अवार्ड मिला है। एक्टर का नाम सूर्या है और इनका नाम अपर्णा है, अपर्णा बाल मुरली, है ना? याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करें। अब यहां पर ये जो फिल्म है, वैसे ये फिल्म सोराई पोट्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अब ये जो फिल्म है, इसके डायरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनका नाम है सुधा गोंगारा प्रसाद। सुधा गोंगारा प्रसाद इनके डायरेक्टर का नाम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अब यहां पर मनोरंजन से रिलेटेड जो अवार्ड है उसमें टॉप कर दिया है किसने? मतलब यह अवार्ड जीता है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। किसने? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन को इसी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। यह है अजय देवगन जी की पोस्टर उस फिल्म का, और तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। उम्मीद करता हूं आपको यह पोस्टर आपने पहले भी देखा होगा, है ना? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे मिला? ये जो क्वेश्चन है ना, यकीन मानिए आपके किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। अगर पीछे वाली स्लाइड से क्वेश्चन से पीछे वाली जो क्वेश्चंस कराए हैं उनसे अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा टफ बनाना होगा तो इसे पूछ लेगा कि बहुत यूनिक टाइप का ये अवार्ड है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो आंसर होगा द लॉन्गेस्ट किस को। किसको? द लॉन्गेस्ट किस को ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, इनके लेखक कौन है? तो कीश्वर देसाई। कौन है? कीश्वर देसाई देसाई ने इस बुक को लिखा है, ध्यान देंगे। और इसके जो प्रकाशन किया था वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा किया गया, ठीक। चलिए आगे बात करें, या आप इनको देख सकते हैं ये अवार्ड लेते हुए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का अवार्ड किसे मिला? मतलब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात की जा रही है, तो आंसर होगा कौन सा? मध्य प्रदेश स्टेट। ध्यान रखिएगा, एमपी को यह अवार्ड मिला है। और अगर बात करें एमपी के साथ साथ कुछ और स्टेट को सराहना मिली है, बिल्कुल। स्पेशल मेंशन अवार्ड की बात करें तो वो मिला है किसको? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, ये रहा उत्तराखंड और ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और ये जो रेड कलर का हो रखा है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब यहां पर मध्य प्रदेश की चर्चा हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंसर होगा 1956 को हुआ। राजधानी इसकी क्या है? भोपाल है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल, मतलब मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका नाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानमंडल की बात करें तो ये एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय है, जहां पर 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। बात करें एक सदनीय में, विधानसभा में इनके पास कितनी सीटें हैं?
तो 230 सीटें इनके पास हैं, देख पा रहे होंगे आप। लोकसभा में इनके पास 29 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो इनके पास 11 सीटें हैं। हाई कोर्ट की बात करें, उन स्टेट्स के हाई कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं जिन स्टेट का हाई कोर्ट उनकी कैपिटल में नहीं है, राजधानी में नहीं है, और ये वो ऐसा ही स्टेट है। इसमें इनका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में लोकेटेड है और इनकी जो राजधानी मैंने आपको बता दिया भोपाल है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेघालय। मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? मतलब इनके जो राज्यपाल थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब उसके बाद अतिरिक्त प्रभार मिला है किसको? बीडी मिश्रा को। किसको मिला है? बीडी मिश्रा को। आपको बता दूं ये अरुणाचल प्रदेश के इस समय पर गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है कहां का? मेघालय का। याद रखिएगा मेघालय में इनसे पहले कौन थे? तो आंसर यहां पर होगा इनसे पहले जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक, और सरकार के खिलाफ जो कृषि कानून में उन्होंने काफी कुछ बोला था सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से इनके कार्यकाल को बढ़ाने की बजाय सरकार ने इनको पद से मतलब जो प्रोग्रेशन है उसको रोककर प्रेसिडेंट साहब को बोला कि आप अतिरिक्त प्रभार तब तक इनको दे दें जब तक नए कोई राज्यपाल नहीं चुने जाते मेघालय के लिए। ध्यान रखेंगे। अब मेघालय का अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया? तो आंसर होगा बीडी मिश्रा जी को। ये आप देख सकते हैं बीडी मिश्रा जी और सत्यपाल मलिक ये हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राज्य संबंधित करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। इनकी राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड इनको मिला है। किसको? उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है बथुकंबा त्योहार। जो बथुकंबा जो फेस्टिवल है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, बथुकंबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है, और दोबारा से तेलंगाना में ही, मतलब तेलंगाना में अभी रिसेंटली में सेलिब्रेट हुआ। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने हमार बेटी हमार मान अभियान को शुरू किया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्कूल, बिहार में स्कूल में शुरू होगा नो बैग डे। मतलब एक वीक में किसी एक दिन को डिसाइड किया जाएगा जिसमें बच्चों को विदाउट बैग आना है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, खेल के कुछ हो गए, जो सिस्टम उनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का, किसका? दौलताबाद किले का नाम अब चेंज करके देवगिरी किला कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, मतलब इसका नाम चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन इसका किया गया। अगला क्वेश्चन बिहार से, फिर से बिहार में रबर डैम, जो कि रबर डैम का एक बड़ा डैम बनाया गया और फाल्गु रिवर पर यह बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है ये। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G टेलीफोनिक सर्विस की शुरुआत कौन सी इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट में की? तो आंसर होगा जो अभी रिसेंटली में कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इवेंट हुआ 6ठे नंबर का। कौन से नंबर का? 6th नंबर का। कहां पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ, वहीं पर यह ऑर्गेनाइज हुई। ध्यान रखेंगे, ये जो मतलब इनॉग्रेशन है ये 1 अक्टूबर को किया गया था। कब किया गया? 1 अक्टूबर को किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहां पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, इनॉग्रेशन के समय की तस्वीर है। और ये जो इवेंट है मोबाइल कांग्रेस का 6th नंबर का, ये 4 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विस स्टार्ट की। अब 5G सर्विस कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है? और भी कंपनी इन्वॉल्व है 5G पूरी टेलीफोनिक सर्विस में, लेकिन अभी स्टार्टिंग की है एयरटेल और जियो ने। जियो का अनाउंसमेंट यह है कि दिसंबर 2023 तक हम पूरे भारत देश में 5G की सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एयरटेल की बात करें तो इनका भी अनाउंसमेंट है कि हम मार्च 2024 तक सब सारे काम को खत्म कर देंगे, पूरे देश को 5G सर्विस दे देंगे। और भी कंपनी इन्वॉल्व है, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
अब स्टार्टिंग में कितने शहरों को बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर होगा 13 शहरों को, ये लिखा हुआ है 13 शहरों को 5G इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होने लग जाएंगी। भारत में IIT मद्रास ने 20 मई 2022 को पहली टेस्टिंग की। दुनिया में बात करें तो 5G दक्षिण कोरिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ। ये बेसिक नॉलेज है, आपको उम्मीद करता हूं याद होनी चाहिए, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 10 लाख से ज्यादा जिनकी आबादी है उसमें से प्रथम पुरस्कार दिया है, प्रथम लेवल का पुरस्कार दिया। यह स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान कौन सी बार शहर प्राप्त कर रहा है? तो जो शहर है ना, पहले भी इसको अवार्ड मिल चुका है। और आपको बता दूं, इस शहर को छठी बार, लगातार बोला जाए तो छठी बार यह अवार्ड मिल रहा है। 10 लाख की जो आबादी है, 10 लाख से ज्यादा की आबादी जिस शहर में, उन सारे शहरों को यहां पर लिया गया है। और यह शहर कौन सा है? तो इंदौर यहां पर यह शहर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये अवार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये रहा, इंदौर को यहां पर पहली पोजीशन मिली, दूसरे पर यहां पर सूरत रहा और तीसरे पर नवी मुंबई रहा। तीनों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके लिए जरूरी है। आगे बात करें तो यहां पर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक कितनी रही? 40 रैंक रही। टॉप पर कौन सा देश रहा? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? 40। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिच लिस्ट, यहां पर रिच छूट चुका है, हुरून रिच लिस्ट 2022 में गौतम अडानी टॉप पर रहे। भारत में, भारत की बात की जा रही है, भारत की लिस्ट में गौतम अडानी किस पे रहे? टॉप पर। याद रखिएगा, पैसों के मामले में बहुत ऊपर है ये। अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग में एक पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जिसके मैनेजमेंट के लिए, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका, इसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी दोबारा से टॉप पर रहे और इन्होंने मुकेश अंबानी जी को पीछे कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही? 132। क्या रही? 132। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से 10 लाख की आबादी, पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 10 लाख से ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन क्या है? 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो यहां पर पहले अवार्ड की बात की जा रही है और यह अवार्ड मिला है किसको? तिरुपति को। किसको? तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। कहां पर? आंध्र प्रदेश का एक शहर है। आंध्र प्रदेश की अगर चर्चा कर लें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी साहब। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। तीनों फैक्ट्स याद रखने चाहिए। जब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैपिटल एटलीस्ट पढ़ें, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 तो जरूर पढ़ें ताकि आपको इनके लिए अलग टॉपिक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं तिरुपति को यह अवार्ड मिला, आंध्र प्रदेश में यह है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लियर होगा। यहां पर देख सकते हैं तिरुपति को पहली पोजीशन मिली, मैसूर को दूसरी पोजीशन मिली और नई दिल्ली को तीसरी पोजीशन मिली है। 1 लाख से 10 लाख तक की जो शहर है उनमें स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन इटली से। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई? तो पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है और इनकी पार्टी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है पार्टी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर लें तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। यह तस्वीर है इनकी, आप यहां पर देख सकते हैं जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर, और यह रहा इनका आंसर। जॉर्जिया मेलोनी बनी है कौन? पहली महिला प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा। इनकी पार्टी के नाम की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जिसका नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी।
क्या नाम है? ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इनका नाम है, पार्टी है इनकी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। ठीक, अब यहां पर साथ साथ हम अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी जान लेते हैं जो पिछले मंथ में बने हैं, क्योंकि वो पढ़ने बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार पढ़ के छोड़ दें तो भूल जाएंगे। जैसे 20 दिन पहले मेरे को एक आदमी मिला था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। रीजन क्या है? मैं उसका नाम बार बार नहीं ले रहा। अगर बार बार लूं, बार बार मैं पढ़ूं, तो यकीन मानो एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते नाम याद रहेंगे। एक्सपीरियंस किया है, टेंशन मत लीजिए। बहुत ही मतलब प्रूफ वाला ये मेथड है। बार बार पढ़ेंगे, याद रहेगा, चाहे आप कमजोर हो या बहुत नॉर्मल बच्चे हो, सबके लिए। ठीक, चलिए, और इंटेलिजेंट की तो बात ही नहीं है, उनको तो एक बार में सब कुछ याद होता है। ठीक, तो अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंधित जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है, जिसका नाम माया रखा गया। क्या नाम रखा गया? माया। ध्यान रखेंगे, श्रीलंका को ऋण की जरूरत पड़ती ही रहती है। अभी तक चाइना दे रहा था और अब भारत दे रहा है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता इस समय पर कौन है? भारत है। अगला है कुमिंग-जिंग 50। क्या है? कुमिंग-जिंग 50 चीन का पहला पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुमिंग-जिंग 50। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन सीबीआई से रिलेटेड। सीबीआई ने किस अभियान के तहत देश में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के मामले में छापेमारी की है? एक जगह नहीं की, बहुत सारी जगहों की है। आंसर बता दूं, ऑपरेशन मेघ चक्र यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। मेघ चक्र नाम रखने का रीजन क्या है? ऑनलाइन कंटेंट जो था उसको क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, इसीलिए ऑपरेशन मेघ चक्र इसका नाम रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां सीबीआई की हमने बात की है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। महानिदेशक कौन है इसके? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यहां पर ना ये जो इंफॉर्मेशन है, सीबीआई को कैसे पता चला कि भाई क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से कंटेंट भेजा जा रहा है? तो आपको बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन है इनको इंटरपोल के माध्यम से पता चली। अब इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में जान लें तो मुख्यालय उसका फ्रांस में है। उसको स्थापित मतलब स्टेबल किया गया था, फाउंड किया गया था 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में, और उसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नासर अल रहीसिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा नेशन संबंधित, राष्ट्रीय संबंधित। अब राष्ट्रीय संबंधित जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछले मंथ में हमने पढ़े हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, भारत में पहला मोटो जीपी चैंपियनशिप रेस, बाइक की रेस है। ये बाइक की रेस ऑर्गेनाइज कराई जाएगी कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी रहता है। पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री जी ने यहां पर 3 लोगों को इसका बनाया है ट्रस्टी। याद रखिएगा, 3 लोगों को। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कौन सा? रतन टाटा जी का, बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी रहते हैं। तो रतन टाटा जी को ट्रस्टी यहां पर नियुक्त किया गया। और कौन किसको किसको नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम है केटी थॉमस। क्या नाम है? केटी थॉमस। और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं जिनका नाम है करिया मुंडा। इनको भी ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वन यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वन विश्वविद्यालय कहां पर? तेलंगाना में स्थापित होगा आगे चल के। अगला क्वेश्चन, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को बनाया जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये कौन है? महात्मा गांधी जी। इनका जन्मदिन पड़ता है 2 अक्टूबर को,
याद रखिएगा 2 अक्टूबर को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करते हैं। 2 अक्टूबर को ये जो डे है इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, मतलब घोषित किया गया 2007 में। जो महात्मा गांधी जी हैं इनके बारे में बताऊं तो ये 1869 को इनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में, याद रखिएगा। और ये जो डे है इस डे में एक और महान व्यक्ति का बर्थडे पड़ता है, जन्मदिन पड़ता है। कौन है वो? तो आंसर होगा दूसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया था, यह भी बात ध्यान रखिएगा। नाथूराम गोडसे ने इसी दिन गोली मार दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होते ही इसने अक्टूबर 2022 में अलविदा कह दिया। इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्चिंग की जब हम बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया है कब? तो आंसर यहां पर होगा, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2013 को, 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं। अब ये लॉन्च तो हमने कर दिया 5 नवंबर 2013 को, लेकिन अपनी कक्षा में कब पहुंचा? तो अपनी कक्षा में ये पहुंचा था कब? तो 24 सितंबर 2014 को। और अभी तक ये चल रहा था। माना जा रहा है कि 7 घंटे तक वहां पर मंगल में ग्रहण रहा, जिसकी वजह से ये अब काम करना बंद कर चुका है। मतलब अब इसको अलविदा हमने कह दिया है। ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है। तो अब हम साइंस और प्रौद्योगिकी की संबंधित जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं इस स्लाइड में। इस स्लाइड में सारे वो क्वेश्चन मैंने पिछले जो मंथ में पूछे आए हैं उनको मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने इसरो के द्वारा डेवलप किया हुआ वास्तविक समय सूचना प्रणाली को स्थापित किया। मतलब अपने पूरे सिस्टम में टाइम के बेहतर मैनेजमेंट के लिए इसको भारतीय रेलवे ने स्थापित किया है, इसरो के द्वारा इसे डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है। इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन देकर आपसे पूछा जा सकता है। 1958 में नासा को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, गरुड़ एरोस्पेस बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है। गरुड़ एरोस्पेस, इसने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा कर दी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने शुक्र मिशन को, इसरो का शुक्र मिशन है जो कि दिसंबर 2024 में लॉन्च करने की घोषणा इसरो कर चुका है। इसरो को 1969 में फॉर्म किया गया था, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता में आयोजित होगा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया है? तो यहां पर SSG का मतलब है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। याद रखिएगा यहां पर यह अवार्ड बड़े राज्यों की बात करें तो तेलंगाना को मिला है। किसको? तेलंगाना। यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। तेलंगाना को यह अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा। अब तेलंगाना के बाद पहला अवार्ड तो तेलंगाना जीत गया, लेकिन दूसरा अवार्ड किसको मिला? यह अवार्ड देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति जी दे रही हैं, वहां तेलंगाना के एक रिप्रेजेंटेटिव है उनको। तेलंगाना को पहला अवार्ड मिला, हरियाणा को दूसरा अवार्ड मिला और तीसरा अवार्ड तमिलनाडु को मिला। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत छोटे राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरी, यूटी लिखा हुआ है, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी है, यूटी की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी को यहां पर इस कैटेगरी में कवर किया गया। और इसमें पहला अवार्ड किसको मिला? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार को यह अवार्ड मिला है। अंडमान निकोबार आपको ध्यान रखना है, भारत का ये एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? आंसर होगा भारत में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रखिएगा, अपडेटेड है।
अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले यहां पर अंडमान को तो पहला अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पर कौन है? तो दूसरी पोजीशन पर दादर नगर हवेली और दमन दीव है, और सिक्किम यहां पर तीसरी पोजीशन पर है, ठीक। सिक्किम राज्य है। यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन की बात हुई है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन को 2014 में स्टार्ट किया गया था, और 2020 में जो दूसरा इसका मतलब संस्करण है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0, इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर सम्मान मिला है? तो यहां पर चेंज मेकर सम्मान किसको मिला है? आंसर होगा सृष्टि बख्शी को। किसको? यह है तस्वीर इनकी, सृष्टि बख्शी को। याद रखिएगा ये अवार्ड इनको क्यों मिला है? आंसर होगा लिंग आधारित जो हिंसा है और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित पहुंच को इन्होंने बढ़ावा दिया है और इन्होंने उसकी वकालत की है, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड इनको कहां पर जाकर मिला? तो जो अवार्ड की सेरेमनी थी, मतलब समारोह था, वो जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहां पर इनको जाकर यह अवार्ड मिला है, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक बताएं, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, मतलब वीपो के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 40। कितनी है? 40। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यहां आप देख सकते हैं 40 रैंक है। पिछली बार की बात करें 2021 में भारत की रैंक थी 46, ठीक। चलिए यहां पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 में पहले पोजीशन पर कौन है? भारत तो 40 पर है, 40 नंबर पर है, लेकिन पहली पोजीशन पर बात करें तो स्विट्जरलैंड यहां पर पहली पोजीशन पर है, और यूएसए स्वीडन यहां पर दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है, ठीक है। यहां पर बात करें तो वीपो की बात हुई है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसको स्थापित किया गया था 1967 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने यात्री कार में 6 एयरबैग की अनिवार्यता के नए नियम को लागू करने की तारीख बढ़ाकर क्या कर दी है? पहले इसको अभी से ऑर्गेनाइज कराया जाना था, मतलब अभी से लागू करना था अक्टूबर से, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत सारी जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सामान मिलने में दिक्कत हो रही है, हमारे काम थोड़ा सा ठप भी हो रहे हैं, उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। और नितिन गडकरी जी इस समय पर हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा टाइम बढ़ा दिया गया, तो 1 अक्टूबर 2023 टाइम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 1 अक्टूबर 2023 का टाइम कर दिया गया। याद रखिएगा, कार में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। रीजन क्या है? आप देख सकते हैं, कुछ ये कंडीशन है कार की, अगर एक्सीडेंट होता है तो ये कंडीशन नहीं होगी। अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग आगे हो जाते हैं ना, तो वो कंडीशन से बचने के लिए भारत सरकार ने ये नियम बनाया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर होगा। और इस नियम को कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से इसे अब लागू किया जाएगा। पहले इसको 1 अक्टूबर 2022 में लागू किया जाना था। हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इस समय को आगे बढ़ाया गया, ठीक। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेडिसिन की या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताएं। तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जिसमें मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है उसकी बात करेंगे। तो आंसर यहां पर होगा कौन? स्वांते पावो। ये है इनकी तस्वीर। ध्यान रखिएगा, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो इनका देश जान लीजिए, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं, स्वीडन के ये वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। और जो अवार्ड है
ये अवार्ड इनको जो मिला है, याद रखिएगा, किसके, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। ये जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र हैं, फिजियोलॉजी मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग में 5 एरियाज में दिया जा रहा था, 5 क्षेत्र में दिया जा रहा था। स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसको 1969 से स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा, ठीक। अब यहां पर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी डिटेल इनके रिसर्च से रिलेटेड बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक स्वांते पावो को नोबेल प्राइज 2022 के लिए चुना गया है? तो कौन सी खोज इन्होंने की है? तो आंसर यहां पर होगा, इनकी खोज है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित इन्होंने खोज की है ना। इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। अब इनकी जो खोज है ये आजकल के मानवों को लेकर और पहले मानव जैसी प्रजातियां थी उनके ऊपर की गई है। याद रखिएगा, ये अलग ही सोच के वैज्ञानिक हैं। और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम पहले होमिन्स थे। होमिन्स में होमोसेपियन, निएंडर और 7 साल डिनोसोवा, देख सकते हैं डेनिसोवा, ये तीनों प्रजातियां आती थी। अब कौन रह गया है? अब ना तो निएंडरथल रह गए हैं और ना ही डोनिसोवंस रह गए हैं, डेनिसोवा रह गए हैं। सिर्फ कौन रह गए हैं? होमोसेपियन रह गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास ऐसी क्या स्पेशल चीजें हैं हम रह गए हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पास अपने जीन्स के साथ साथ इन दोनों के जीन्स भी अवेलेबल हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता चलेगा। साथ साथ जो हमारे कुछ लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में रह लेते हैं, कुछ लोग अलग एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, कुछ लोग पहाड़ी में पहुंचते हैं तो उनको दिक्कत होती है, छींके, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह ये आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन सब के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होती है, काफी हद तक इन्होंने सक्सेसफुल कर दी है, अगर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होती है तो यकीन मानिएगा आगे चल के जीवन में मेडिसिन साइंस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इसीलिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। ध्यान रखेंगे, ये पर्सनैलिटी बहुत बड़ी अपने में है और इनका नाम याद रखेंगे, स्वांते पावो इनका नाम है, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम बताएं जिसे रक्षा मंत्री ने इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है। आपको बता दूं, अभी तो इंडियन एयरफोर्स को मिला है, बाद में इंडियन आर्मी को भी ये मिलेगा। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये कौन सा है? प्रचंड। कौन सा है? प्रचंड। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रचंड कि जब मतलब प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री जी देख रहे थे उस समय की ये तस्वीर है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रचंड की तस्वीर भी देख सकते हैं। और आपको बता दूं इसको डेवलप किसने किया? तो HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अब आपको बता दूं कि हमने किस चीज का करंट अफेयर पढ़ा है, तो आप कहोगे हमने डिफेंस का करंट अफेयर पढ़ा है। तो डिफेंस का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब हम डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू जी, इस समय पर द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। HAL की रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया है। कहां किया है? बेंगलुरु में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। BSF ने अपनी पहली महिला की ऊंट सवारी स्क्वाड को पाकिस्तान और भारत की सीमा पर तैनात किया है। और ये कहां पर किया? तो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर्स पर किया है। BSF ने पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी
कोटा राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई। किबीथू सैन्य गैरिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किबीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम अब विपिन रावत जी, सीडीएस थे पहले, विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में यह अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसको शामिल करवाया गया। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने इस समारोह में शिरकत की थी, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज है उसका भी अनावरण किया। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार देख सकते हैं 2022 की वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, जिसको हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। हिमाचल प्रदेश भारत का एक स्टेट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो CRPF का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं यह आपको बताना है। आंसर होगा सुजॉय लाल थॉसेन। कौन है? सुजॉय लाल थॉसेन, SL थॉसेन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जगह किसकी ली है? तो कुलदीप सिंह की जगह इन्होंने ली है, रिटायर हो चुके हैं। सुजॉय लाल थॉसेन की बात करें, SL थॉसेन की बात करें तो इनसे पहले, इस अपॉइंटमेंट से पहले ये SSB में डायरेक्टर जनरल के पद पर, महानिदेशक के पद पर काम कर रहे थे और ये एक्स्ट्रा प्रभार, अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रखे हुए थे ITBP का, क्योंकि ITBP में संजय अरोड़ा जी काम कर रहे थे। संजय अरोड़ा जी को बना दिया गया कहां पर? दिल्ली का कमिश्नर। उसके बाद अब ये जगह खाली हो गई तो ITBP में इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर बात हुई है CRPF। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको बनाया गया था, गठन किया गया था इसका 1939 को। अगला क्वेश्चन, ये तस्वीर है SL थॉसेन की। अगला क्वेश्चन है ये, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने तिब्बत, ITBP की बात की जा रही है, इसमें जो अगले महानिदेशक बनाए हैं, मतलब परमानेंट वाले, अभी तक कौन थे? SL थॉसेन साहब संभाल रहे थे एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में, लेकिन अनीश दयाल सिंह अगले बन गए हैं महानिदेशक ITBP में। ITBP का मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। याद रखिएगा, इसको फॉर्म किया गया था 1962 में, जिस साल चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। ठीक, यहां पर आप अगला क्वेश्चन देखें, तुलसी तांती का निधन 1 अक्टूबर 2022 को हो गया। वो किस नाम से चर्चित थे? तो तुलसी तांती की बात करें तो इनको भारत में विंडमैन के नाम से जाना जाता था। किसके? विंडमैन के नाम से इनको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि पवन ऊर्जा में इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान भारत में दिया था, बहुत बड़ा योगदान इन्होंने भारत में दिया था। कैसे दिया था? तो आपको बता दूं, इन्होंने सुजलान एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की थी 1995 में, जिसने पवन ऊर्जा से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े काम किए और पवन ऊर्जा बनाने में, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने में इन्होंने बहुत, मतलब इनकी कंपनी ने बहुत, मतलब दूसरी कंपनियों के कंपेयर में बहुत बेहतर काम किया, इसीलिए इनको विंड मैन के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने ईरान के तेल का कारोबार करने वाली किस भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका में ये जो प्रतिबंध लगाया है, ये सिर्फ भारत की कंपनी पर नहीं लगाया, और भी कंपनियां हैं, लेकिन इसमें एक भारत की कंपनी भी शामिल है जिसका नाम है तिबालाजी। क्या नाम है? तिबालाजी। याद रखिएगा, तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड में, जिस पर बैन लगाया है USA ने, इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताएं। तो विजेता कौन है? 3 लोगों को इस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। किनको किनको? एलन एस्पेक्ट,
जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, तीनों को यह अवार्ड मिला है। तो यहां पर उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी यहां पर आंसर सही है। अब ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग किस किस देश से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। एलन एस्पेक्ट की बात करें तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जॉन एफ क्लॉसर की बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। एंटोन जिलिंगर की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। तीनों के कंट्री पता होने चाहिए जहां से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, अब किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज ना तीन लोगों को ही दिया जा सकता है, याद रखिएगा। भौतिकी विज्ञान जो है इसमें ये जो अवार्ड का चुनाव है, इसको रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जो अवार्ड किन लोगों को दिया जाना है उनको चुना गया। भौतिकी में नोबेल प्राइज के इतिहास की बात करें तो पहला अवार्ड दिया गया है किसको? विल्हम कॉनराड रॉन्टजन को। और पहली महिला विजेता कौन थी? मैरी क्यूरी 1903 में। और फिजिक्स के क्षेत्र में अगर बात करें भारत की, तो भारत में किसको अवार्ड मिला था? तो आंसर हो जाएगा 1930 में अवार्ड मिला चंद्रशेखर वेंकटरमन को, सीवी रमन साहब को। सीवी रमन साहब वही हैं जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। पहला भारत रत्न पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया, जिसमें से सीवी रमन, उसमें 3 लोगों को दिया गया, उसमें एक पर्सन ये भी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि या किस रिसर्च के लिए 3 वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट, जॉन एल क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को नोबेल प्राइज मिला? किस क्या मतलब इनको किस रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है? तो आंसर यहां पर होगा, इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च की है, इसके लिए अवार्ड, इनको यह अवार्ड मिला है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो फिजिक्स का अवार्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों को मिला है, आपको पता होना चाहिए। इन वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं पर रिसर्च की है। अंग्रेजी में बात करूं तो एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट की इन्होंने चर्चाएं की हैं, इसीलिए इनको अवार्ड ये मिला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ? तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? यूएई। यूएई में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हिंदू मंदिर का। ध्यान रखिएगा, खाड़ी देश है ये। यहां पर ये जो उद्घाटन है, ये दुबई में, जो यूएई का दुबई शहर है, वहां पर एक जबेल अली विलेज है, वहां पर यह उद्घाटन हुआ। ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर 2022 को इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं मंदिर की, और यहां पर थोड़ी सी और तस्वीर लगाई गई है। यूएई की बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति किया गया? तो याद रखिएगा, भारत राष्ट्र समिति किसका नाम, किस राजनीतिक दल का नाम किया गया? आंसर यहां पर होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम किया गया है। क्या आंसर यहां पर होगा? इनका नाम किया गया है भारत राष्ट्र समिति। याद रखिएगा, अपने आप को स्टेट लेवल का रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है, ध्यान रखेंगे। यहां पर हमने बात की है तेलंगाना की। ये साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यही साहब हैं। इनका नाम है चंद्रशेखर राव जी। तेलंगाना की बात यहां पर हुई है, तो तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया। राजधानी इसकी हैदराबाद है। इसके राज्यपाल इस समय पर तमिलसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। दोबारा से चुनाव जब हुआ था, दोबारा से ये बन गए। 2014 में भी यही थे और अभी भी यही है। विधानमंडल द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। भारत के, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि भारत के पास 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह चीज है। यह चीज मतलब द्विसदनी है। थोड़ा सा बता दूं तो उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में है,
बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना आपने पढ़ ही लिया, आंध्र प्रदेश में है, और साथ साथ यहां पे याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र यहां मैंने कर दिया था, तो ये कर्नाटका कर लीजिए। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। इन 6 जगहों पर हमारे विधानमंडल द्विसदनीय है। तेलंगाना भी उनमें से एक है, जिसके विधानसभा में 119 सीट है। विधान परिषद में यहां पर 40 सीट्स हैं, 40 सीट हैं। याद रखिएगा, अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में इनके पास 7 सीटें और लोकसभा में इनके पास 17 सीटें हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य की गांव की पंचायत पुलमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है? तो आपको बता दूं, ये जो पंचायत है ये केरला राज्य से बिलोंग करती है, तो केरल यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हुए, मतलब खुशी मनाते हुए कि हमारे राज्य की ऐसी पंचायत है जो कि बनी है पहली डिजिटल पंचायत। कौन है ये? तो याद रखिएगा, ये पिनराई विजयन है। बात कर लेते हैं केरला की ही, क्योंकि केरला की यहां पे हमने चर्चा कर ली है। तो केरला, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें केरला को स्थापित किया गया था स्टेट के रूप में 1956 को। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। जिले इसके 14 हैं, 14 हैं। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानमंडल एक सदनी है, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, जिसमें 140 सीट है। राज्यसभा में 9 सीट है, और लोकसभा में इनके पास 20 सीट है। मैंने बताया उस राज्य का जो हाई कोर्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो राजधानी में नहीं है। तो ये ऐसा ही स्टेट है जिसका हाई कोर्ट राजधानी में नहीं है। कहां पर है? कोच्चि में इसका हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। अवेयरनेस, डॉल्फिन हमें कितनी जरूरी है, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अक्टूबर को। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्या कंफ्यूजन ये कि हमने 5 सितंबर को क्या मनाया था? तो वो नेशनल टीचर्स डे था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये वर्ल्ड टीचर्स डे है जिसको विश्व मनाता है 5 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। जो विश्व टीचर्स डे है, विश्व शिक्षक दिवस है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा, थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, इसकी थीम है। इस डे को यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, उन्हीं के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो मैंने कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया है आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपको बेहतर लगा है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है। ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।